नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ेंगे आज राज्य सरकार के अंदर हमारा जो बिंदु होगा उच्च न्यायालय। कक्षा 10 के अंदर उच्च न्यायालय तक हम पहुंच गए हैं, जो हमारा आज का अंतिम बिंदु है उच्च न्यायालय। अब देखो उच्च न्यायालय के बारे में क्या बताया गया है कि अब देखो उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की योग्यता, नियुक्तियों, शक्तियों के बारे में हम पढ़ेंगे। उच्च न्यायालय के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? न्यायाधीशों की योग्यता, शक्ति, योग्यता, शक्तियों और कार्यों इत्यादि के बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। ठीक है। अब जो इसकी शक्तियों के बारे में बताया गया कि भारत में एकीकृत न्यायपालिका, भारत में क्या बताया गया है? भारत में एकीकृत न्यायपालिका, भारत में कैसी न्यायपालिका बताई गई है? एकीकृत न्यायपालिका बताई गई है। ठीक है। अब भारत के अंदर एकीकृत न्यायपालिका बताई गई सर्वोच्च, इसमें बताया गया जिसके सर्वोच्च स्तर पर उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च स्तर पर क्या बताया गया है? सर्वोच्च स्तर पर उच्च न्यायालय, सर्वोच्च स्तर पे क्या है इसका? उच्च न्यायालय स्थापित है। मतलब भारत में एकीकृत न्यायपालिका और सर्वोच्च स्तर पे क्या स्थापित किया गया है? उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। ठीक है। अब इसी के अंतर्गत देखो कि अनुच्छेद 214 के अनुसार क्या बताया गया है? अनुच्छेद 214। अब अनुच्छेद 214 के अनुसार क्या बात उल्लेखित की गई, क्या बात बताई गई है? इसमें यह बात बताई गई है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य का क्या होगा? अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, उच्च न्यायालय होगा। ठीक है। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय भी होगा। ठीक है। अब उच्च न्यायालय होगा, दो या अधिक राज्यों के लिए भी एक न्यायालय हो सकता है। अब प्रत्येक राज्य का तो दे रखा है, लेकिन ऐसी कंडीशन भी आ सकती है जिसमें दो या अधिक राज्यों में एक ही न्यायालय, एक ही न्यायालय हो सकता है। देखो प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, दो या अधिक राज्यों में एक ही न्यायालय हो सकता है। कभी ऐसी भी कंडीशन उपलब्ध हो सकती है जिसमें केवल एक ही न्यायालय दो राज्यों के लिए कार्य करेगा। जैसे पंजाब और हरियाणा के लिए एक ही न्यायालय काम करता है, चंडीगढ़ में है। ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग राज्यों का भी हो सकता है, या फिर दो राज्यों में एक न्यायालय ही कार्य करे। भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय 1862 में कलकत्ता, भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय कहां स्थापित किया गया? उच्च न्यायालय 1862 कलकत्ता, कलकत्ता के अंदर स्थापित किया गया। भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय 1862 के अंदर कलकत्ता में स्थापित किया गया। पहला उच्च न्यायालय कलकत्ता के अंदर स्थापित था। फिर उसके बाद में बॉम्बे एवं मद्रास, इसी के साथ में कहां स्थापित किए गए थे? बॉम्बे के अंदर और मद्रास के अंतर्गत। मतलब इन राज्यों में सबसे पहले उच्च न्यायालय स्थापित थे और इनको प्रेसिडेंसी शहर के नाम से भी जाना जाता था। जब अंग्रेजों का यहाँ पे राज था उस समय इनको प्रेसिडेंसी शहर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। तो ये सभी न्यायिक कार्य अंग्रेज यहीं से ही
संपादित किया करते थे। ठीक है, और इसी में ही वर्तमान में भारत में 24 उच्च न्यायालय, वर्तमान स्थिति अगर भारत की देखी जाए तो वर्तमान में भारत में कितने 24 उच्च न्यायालय स्थापित हैं। मतलब वर्तमान में भारत में 24 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति, ये महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको ये उदाहरण है अपनी नोटबुक के अंदर। नेक्स्ट बिंदु होगा उच्च न्यायालय का गठन। अब हम उच्च न्यायालय के गठन के बारे में अध्ययन करेंगे। उच्च न्यायालय के गठन के अंतर्गत ये चीज बताई गई है, उच्च न्यायालय के गठन के अंतर्गत कि देखो, अब उच्च न्यायालय के अंदर अनुच्छेद 216, यहाँ कौन सा अनुच्छेद 216, अब अनुच्छेद 216 क्या बताता है? अनुच्छेद 216 के अंदर ये बात उल्लेखित की गई है कि इसमें कि समय समय पर राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता हुआ रहेगा। यानी राष्ट्रपति इसमें क्या करेगा? उच्च न्यायालय के अंदर न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। ठीक है, और जिनका राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्ति करेगा, और इस प्रकार उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति निर्धारित करता है। न्यायाधीशों की संख्या कौन करेगा? राष्ट्रपति तय करेगा। यानी राष्ट्रपति के द्वारा ये क्या किए जाएंगे? न्यायाधीशों की संख्या तय की जाएगी। राष्ट्रपति न्यायाधीशों की संख्या तय करेगा। और दूसरी चीज इसी के अंतर्गत एक और चीज बताई गई है न्यायाधीशों के साथ साथ कि अब है कि राष्ट्रपति ही इसमें क्या है? न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट बिंदु है न्यायाधीशों की नियुक्ति। ये तो था उच्च न्यायालय का गठन, जो कि अनुच्छेद 216 इस जगह काम में आ रहा है। अब नेक्स्ट बिंदु होगा हमारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में कौन सी प्रणाली या कौन सा तत्व अपनाया गया है? अब देखो, न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में क्या बात उल्लेखित की गई है? इसमें ये चीज बताई गई है कि अनुच्छेद 217(1) क्या बताता है? अनुच्छेद 217(1) के अंदर ये बात उल्लेखित की गई है कि इसके अंतर्गत कि न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश क्या करेंगे? न्यायालय के मुख्य यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी यहाँ पे मुख्य न्यायाधीशों की तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। यानी राष्ट्रपति के द्वारा इसमें क्या की जाएगी? नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, ये राष्ट्रपति के पास में अधिकार होता है। अब देखो, इसी के अंतर्गत आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रपति क्या बताता है कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और कॉलेजियम व राज्यपाल के परामर्श से करता है। मतलब राष्ट्रपति क्या करता है कि जो अन्य न्यायाधीश हैं और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं और कॉलेजियम प्रणाली और राज्यपाल, इन सभी के सहयोग से, और जो मुख्य न्यायाधीश हैं
उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, इन सबके सहयोग से न्यायाधीशों की नियुक्ति का कार्य किया जाता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति यह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मतलब न्यायाधीशों की नियुक्ति वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के परामर्श से करता है। मतलब न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है उसमें राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, इन तीनों के ही सलाह मशवरे के पश्चात ही अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो मुख्य न्यायाधीश दोनों के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हो गए, ठीक है। और उसके अलावा राज्यपाल, इनके सहयोग से राष्ट्रपति क्या है, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, ठीक है। अब न्यायाधीशों की योग्यताएं, न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या है? न्यायाधीशों की योग्यताएं के अंतर्गत ये बात बताई गई है, क्या बात बताई गई है कि इसके अंतर्गत कि अनुच्छेद 217(2), यहां अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 217(2) के अंतर्गत ये बात उल्लेखित की गई है कि वह भारत का नागरिक हो। ये सभी में सामान्य सी कॉमन सी बात है कि जो भी उच्च पदों पे जो भी चुना जाएगा उसके लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है। तो एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक हो और भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष न्यायिक पद धारण कर चुका हो। मतलब भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र के अंदर कितने वर्ष तक, 10 वर्ष तक उसने न्यायिक क्षेत्र के अंदर कार्य किया हुआ हो या न्यायिक पद उसने धारण किया हुआ हो और उच्चतम न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। या तो वो उच्चतम न्यायालय का 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो या फिर अन्य दो या अधिक जो न्यायालय उसके अंदर वो अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो। तो ऐसे व्यक्ति को ही क्या किया जाएगा, न्यायाधीश के लिए नियुक्त किया जाता है, ठीक है। फिर कार्यकाल, नेक्स्ट बिंदु है कार्यकाल। अब कार्यकाल के संबंध में क्या प्रावधान है? कार्यकाल के अंतर्गत ये बताया गया है कि वह 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करेगा। मतलब कब तक, 62 वर्ष तक, 62 वर्ष की आयु तक क्या करेगा, पद धारण। मतलब वो 62 वर्ष की आयु तक पद पर बना रह सकता है। या तो उसके जो समय दे रखा वो समय उसे कंप्लीट करना होगा, नहीं तो समय से पूर्व अगर उसकी उम्र हो गई हो तो वो अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। तो 62 वर्ष की आयु तक वो पद धारण कर सकता है। और दूसरा, न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करके, मतलब न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्याग पत्र दे सकता है। न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करके क्या देगा, अपना त्याग पत्र। राष्ट्रपति को संबोधन करके त्याग पत्र, मतलब राष्ट्रपति को संबोधन करेगा न्यायाधीश और उसे क्या दे देगा, वो अपना त्याग पत्र भी दे सकता है। और न्यायाधीश को संसद के दोनों सदन, मतलब न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों के 2 तिहाई बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। मतलब राष्ट्रपति कब उसे उसके पद से हटा सकता है, लोकसभा व राज्यसभा यानी संसद के दोनों सदनों के 2 तिहाई बहुमत के माध्यम से अगर प्रस्ताव पारित हो गया हो तो उस कंडीशन के अंदर किसे हटा सकते हैं, न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं। अब न्यायाधीश द्वारा शपथ, नेक्स्ट बिंदु है न्यायाधीश
द्वारा शपथ। अब न्यायाधीश द्वारा शपथ के अंतर्गत क्या बताया गया है कि इसमें न्यायाधीश द्वारा जो शपथ का काम है, अनुच्छेद 219, कौन सा काम में आ रहा है यहाँ पे, अनुच्छेद 219 क्या बताता है, अनुच्छेद 219, अनुच्छेद 219 के अंदर ये बात उल्लेखित की गई है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, कौन, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या फिर राज्य के राज्यपाल के समक्ष, मतलब उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, उच्च न्यायालय का जो इसमें बताया गया अनुच्छेद 219 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल के समक्ष क्या करेगा, पद की शपथ लेगा। ठीक है, तो उसको शपथ लेने का अधिकार किसके पास में, राज्यपाल के पास, राज्यपाल के समक्ष शपथ कौन लेगा, न्यायाधीश। न्यायाधीश के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा बिंदु होगा शपथ के पश्चात न्यायाधीशों का स्थानांतरण। न्यायाधीशों का न्यायाधीशों के स्थानांतरण के संबंध में यह बात उल्लेखित की गई कि इनका स्थानांतरण किस तरीके से हुआ कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद करता। अनुच्छेद 222, अनुच्छेद 222 राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके क्या करेगा कि राष्ट्रपति, अनुच्छेद 222, अनुच्छेद 222 राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके, इनसे अनुच्छेद 222 राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके, इसके परामर्श के पश्चात ही न्यायाधीशों का क्या करेगा, स्थानांतरण करेगा। तो इनकी सलाह इसके लिए आवश्यक है। अब न्यायाधीशों के वेतन, नेक्स्ट बिंदु है न्यायाधीशों के वेतन के अंतर्गत क्या बात उल्लेखित की गई है कि न्यायाधीशों का जो वेतन है, वेतन के संबंध में बताया गया कि अनुच्छेद 221, कौन सा, अनुच्छेद 221, अनुच्छेद 221 के अंदर क्या बात उल्लेखित की गई है, किसके बारे में बताया गया, अनुच्छेद 221 के अंतर्गत अनुच्छेद 221 ये बात बताता है कि प्रत्येक राज्य न्यायालय के क्या करेगा, प्रत्येक राज्य न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, प्रत्येक राज्य न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन संसद विधि द्वारा, मतलब संसद के कानून द्वारा स्थापित, मतलब जो निश्चित करेगी संसद, वो संसद के द्वारा निश्चित वेतन ही क्या है, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है वो 90,000, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश का वेतन 90,000, वह अन्य न्यायाधीशों का 80,000 रुपए मासिक है। मुख्य न्यायाधीश को कितना मिलता है, 90,000 रुपए। ठीक है, और अन्य न्यायाधीश को 80,000 रुपए, कितने, 80,000 रुपए मासिक वेतन दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु होगा उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता। अब पढ़ेंगे हम उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के बारे में। उच्च न्यायालय की
स्वतंत्रता। अब है उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के संबंध में क्या बताया गया है कि नियुक्ति के लिए विशेष प्रक्रिया, नियुक्ति के लिए क्या किया गया है, विशेष प्रक्रिया, निश्चित कार्यकाल होगा। यानी न्यायालय की जो स्वतंत्रता वो किस तरीके से तय की गई है, न्यायालय की स्वतंत्रता नियुक्ति के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई गई है और इसके लिए क्या कहते हैं, जो निश्चित कार्यकाल होता है और संसद में न्यायाधीशों के आचरण पर महाभियोग के अतिरिक्त चर्चा नहीं, मतलब संसद में उनके आचरण के लिए किसके लिए चर्चा नहीं की जाती है, केवल महाभियोग पे ही चर्चा की जाती है। अन्य मामलों में न्यायाधीश से संबंधित कोई भी बात संसद के अंदर नहीं उठाई जाती है। और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश क्या करेगा, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करने के बाद वो अन्य उच्च न्यायालय में यानी निजी प्रैक्टिस नहीं करेगा, मतलब अन्य न्यायालयों के अंदर यानी किसी भी न्यायालय के अंदर क्या नहीं कर सकता, वो निजी प्रैक्टिस भी नहीं कर सकता है जहां वह स्थायी न्यायाधीश रह चुका हो। और जहां क्या रह चुका हो, वो स्थायी न्यायाधीश रह चुका हो, तो अन्य न्यायालय के अंदर क्या नहीं करेगा, निजी प्रैक्टिस भी नहीं कर सकता है। अब उच्च न्यायालय का कार्य क्षेत्र एवं शक्तियां, उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र एवं शक्तियों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। इससे पहले आप ये जितने भी नोट्स हैं अच्छे से अपनी नोटबुक के अंदर नोट करें।